उसमें जो शामिल थे उनकी मृत्यु 2007 में हुई है। उनके बेटे मौजूद हैं, पूरा परिवार है, सारी रिकॉर्डिंग्स हैं उनके पास, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं, देख सकते हैं। B.R. अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि जो हमने संविधान बनाया है इसमें ये धारा है, ये धारा है, तमाम टेक्निकल चीजें हैं, तो क्या ये संविधान 1947 से सिर्फ भारत पैदा हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान बना, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ये पहला राष्ट्रपति ये होगा, ये होगा, ये कानून होगा, ये आईपीसी होगा, तमाम सारी चीजें हैं। तो बात इस पे चर्चा हुई और ये कहा कि भाई इस संविधान को, ये आजाद भारत का संविधान है और भारत 1947 को नहीं पैदा हुआ है, इसकी हजारों हजारों साल पुरानी अपनी संस्कृति है, इसकी परंपराएं हैं, इसके आदर्श हैं, इसकी आस्थाएं हैं। तो उस वक्त भी ऐसे लोग थे, ऐसा नहीं था कि उस वक्त सारे लोग चाटुकार थे, बहुत लोग थे, लेकिन इतिहासकारों ने और राजनीतिक लोगों ने कभी उनको बड़ा होने नहीं दिया और जो बौने थे उनको बड़ा कर दिया। B.R. अंबेडकर ने बाकायदा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बात की क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और ये कहा कि हम इस संविधान के अंदर हजारों साल पुरानी संस्कृति और हमारी परंपराओं की हम कुछ तस्वीरों को अगर इसमें ऐड कर दें जिससे जब भी कोई इसको देखे तो 47 से भारत है, उसे यह लगे कि 47 से नहीं है, यह हजारों साल से है। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा इट्स ए वंडरफुल आइडिया, क्योंकि वन पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स, ये उनके शब्द हैं। और उसके बाद निर्णय हुआ कि संविधान में हम किस तरीके से उन चित्रों को शामिल करें जिसमें सब कुछ आ जाए। नंदलाल बोस शांति निकेतन में, आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उनको बुलाया गया, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और उनके नेतृत्व में 10-12 आर्टिस्ट थे, जिसमें जबलपुर के भी एक साहब थे जिनका नाम था राम मनोहर सिन्हा। और उन लोगों ने चित्र बनाए और फाइनली 22 चित्र उसमें से निकाले गए कि ये भारत के संविधान में ऐड कर दिए जाएं, जिससे जब भी कोई भारत के संविधान को देखे तो उसको पता चले कि भारत 1947 से पहले क्या था। लेकिन आप सोचिए कि यह सब तय हो गया, संविधान की जो पहली प्रति थी वो भी छप गई, उसमें ये 22 चित्र भी छप गए। लेकिन सोचिए कि जिस तरफ सिंह साहब आज इशारा कर रहे हैं कि आपकी व्यवस्था में, आपके सिस्टम और निजाम के अंदर राष्ट्र विरोधी ताकतें कितनी अंदर तक बैठी हुई हैं, उस निर्णय के बाद संविधान की उस ओरिजिनल कॉपी जो इस समय लोकसभा में रखी हुई है हीलियम गैस के अंदर, जिसका रेप्लिका सरकार ने 2 बार छापा है, उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है, उसमें वो पूरे 22 चित्र हैं और उनका वर्णन है। ये 22 चित्र क्या दर्शाते हैं? इसलिए आज की पीढ़ी से के सामने एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं कि आप लोग इंटरनेट सेवी हैं, आप लोग उसे देखते हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री ने चंद रोज पहले, मेरा ख्याल है कि उसकी डेट दी हुई है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने दिल्ली में नए संसद भवन की नींव रखी है। आप सबने देखा होगा, लेकिन एक चीज जो चर्चा जिसकी नहीं हुई, उसकी चर्चा हमारे बुजुर्ग अपने बच्चों से करते। तो आज ये बच्चे जो आपके घर में आपके शत्रु का नैरेटिव चलाते हैं जाने अनजाने में, क्योंकि उनको सच नहीं पता। मुझे खुशी है कि उस प्रधानमंत्री ने नींव रखते वक्त जो स्टोन लगाया है, अगर आप एक बार ये सोचते कि इस स्टोन का महत्व क्या है, तब भी आपको ये लगता कि हमने जो पढ़ा है, हमारी जो पर्सनालिटी डेवलप हुई है, वो कितने झूठ पे हुई है।
मैं तो ये मानता हूं कि जितना मैं पढ़ता हूं उतना ही मेरा इरादा मजबूत होता है, उतना ही मुझे अपने पास्ट पे गर्व होता है। ये तस्वीर आप सब ने देखी होगी। ये 10 दिसंबर की तस्वीर है जब भारत का प्रधानमंत्री नए संसद भवन का शिलान्यास कर रहे हैं। अब इस तस्वीर में आपको कोई ऐसी चौंकाने वाली बात नहीं है जो आपको किसी ने बताई हो। ये तस्वीर भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, जिसे आप प्रियम्बल कहते हैं, ये उस प्रियम्बल की तस्वीर है। ये भारत का संविधान का प्रियम्बल है। उन्होंने इस प्रियम्बल को एज इट इज पत्थर पे उकेरा और उस पे लगा दिया है ताकि आने वाली जनरेशन इस पत्थर के अंदर 4 कोनों में और इसके अंदर क्या छुपा है जरा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखें तो पता चलेगा कि हम कौन थे। इसलिए उसका अंदाज अलग है काम करने का। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री हो सकता है आज ये कोई पॉलिसी आ गई, आज कोई ये बिल आ गया, ये तमाम चीजें आती रहेंगी, लेकिन मैं उस पर जाता नहीं हूं। ये बिल आना, ये जीएसटी जाना, आज इस पे कम हो गया, उस पे कम हो गया, आज इसके दाम बढ़ गए, आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें चलती रहेंगी जिंदगी में। लेकिन ये जो काम करा है, इस किस्म के काम राष्ट्र को मजबूत करते हैं। आप जाएं गूगल पे सर्च करें, जितने युवा हैं, और भारत का जो संविधान का प्रियम्बल है, आप जरा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके, क्योंकि उतनी बड़ी कॉपी नहीं है, आप ये जो चारों जो बना हुआ है इसको पास से देखें, इसमें क्या छुपा हुआ है। इसमें जो भी कुछ है आप सोच ही नहीं सकते कि अंबेडकर से बड़ा इस देश में कोई राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए तथ्यों पे बात कीजिए। ये पॉलिटिकल लफाजी जो इस देश में होती है उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये वो काम करके गए हैं कि अगर भारत के ओरिजिनल संविधान की कॉपी आप देख लें, पढ़ लें, तो आपको लगेगा यार हम कौन थे, हमने दुनिया को क्या दिया है, हम कितने ज्ञानी लोग थे, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कितनी डेवलप थी। तो आपको बताया कि आप तो गुलाम थे, इसके गुलाम थे, फिर इसके गुलाम थे, फिर इसके गुलाम थे, आप तो मतलब सिर्फ आप गुलामी थे और कुछ थे नहीं। जब आप इन चीजों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक सोच समझ के दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कारों को मानने वाले लोगों को किस तरीके से प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके नस्ल दर नस्ल आपको कुंठाग्रस्त कर दिया गया, इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बना दिया गया। तो जब आप इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे तो थोड़ा सा आपको भरोसा होगा कि हम इतना कुछ पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये भी पढ़ लें और इस झूठ से बाहर निकले कि भारत में ब्राह्मणों ने दलितों पे बड़ा अत्याचार किया है। अब मैं ये नहीं समझ पाता कि भाई 700-800 साल तक लगातार इस देश में विदेशी लोगों का, चाहे वो इस्लामिक आक्रांताओं का रूल रहा हो, अंग्रेजों का रहा हो, पुर्तगालियों का रहा हो, इसमें ब्राह्मण कहां से आया? और 800 साल तक जब ब्राह्मण पावर में ही नहीं था तो उसने अत्याचार क्या कर दिया भाई? तो अब आप मुझे बताइए कि बार बार इस नैरेटिव को चलाया क्यों जा रहा है? क्योंकि आप इस देश में जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में वो समझें जो आपको समझाया जा रहा है। वर्ण व्यवस्था भारत में एक सामाजिक व्यवस्था थी, मजहबी नहीं थी। ये जैसे समाज चलेगा, कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, ये एसएसपी होगा, एक समाज की व्यवस्था चलाने के लिए था। उससे आपके धर्म या मजहब से कोई लेना देना नहीं था। उस व्यवस्था को हिंदू कुरीतियों में शामिल कर दिया गया। आपको पढ़ाया गया हिंदू धर्म के अंदर तो महिलाएं जो हैं वो जौहर कर लेती हैं, सती हो जाती हैं,
इसका हिंदू से कोई मतलब नहीं है भाई। वो उस समय की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों से, उन हालात से बचने के लिए जो आज अपनी महिलाओं को बुर्का पहना रहे हैं, ये 1400 साल पहले 632 में जब अरब से चले हैं, पूरी दुनिया में लूट और बलात्कार के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। इन लोगों से जिनके लिए औरत एक भोग की वस्तु थी, जिनके लिए लूट में कुरान कहता है कि आप जब किसी को लूटते हैं, उसकी प्रॉपर्टी, सोना चांदी, घर बार लूटते हैं, अगर उस लूटने में महिलाएं भी हैं तो महिलाओं का भी बराबर हिस्सा बांट होता था। उसे माले गनीमत कहते हैं। उन आक्रांताओं से अपनी आबरू बचाने के लिए घूंघट की प्रथा शुरू हुई। उनकी वैसी निगाहों से अपने आप को बचाने के लिए घूंघट शुरू हुआ। अपनी आबरू बचाने के लिए लोगों ने सती प्रथा का सहारा लिया। सती प्रथा कोई हिंदुओं की मान्यताओं का हिस्सा नहीं था, उस समय की स्थितियां थी। इसलिए इसी संविधान में उन 22 चित्रों के अंदर पेज नंबर 3 पर नंदी की तस्वीर बनी हुई है, जो मोहनजोदाड़ो इंडस वैली की सभ्यता का प्रतीक था। पेज नंबर 5 पर भगवान राम, लक्ष्मण और महासीता जब वो श्रीलंका से अपनी पत्नी को छुड़ा के लाए, वो तस्वीर बनी हुई है। इसमें गुरुकुल बना हुआ है, इसमें छत्रपति महाराज शिवाजी बने हुए हैं, इसमें सुभाष चंद्र बोस बने हैं, इसमें भगवान कृष्ण बने हुए हैं। अगर आज के 1950 के संविधान की वो ओरिजिनल कॉपी अगर आप देखते तो आपको लगता कि आखिर ये चित्र क्यों बने हैं, ये सवाल आपके मन में आता। तब आप एक इतिहास को जानते, तब आपको पता चलता हम कहां से चले थे और कहां गए। जब ये सर्वसम्मति से पास हो गया और आपने भारत के पहले संविधान की कॉपी में छाप दिया, तो फिर उसके बाद जो कॉपी आई उसमें से ये किसने गायब किया, किसके कहने पे गायब किया? लेकिन ये चल रहा था, अब पकड़ लिया। तो आज जो हमारी और आपकी कोशिश है, कुछ लोग कह सकते हैं कि हमें ये बड़ा, हमारे यहां एक गाना भी बना, हमारे यहां, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है, खूब गाया। जो कल की बात भूलते हैं उनका भविष्य कभी ठीक नहीं होता। जिनको अपना भविष्य ठीक करना है और वर्तमान ठीक करना है, उन्हें कल की बात जानना जरूरी है। मेरी मां के साथ क्या हुआ, मेरे पिता के साथ क्या हुआ, मेरे घर के साथ क्या हुआ, अगर वो ये नहीं जानेगा तो वही गलती वो बार बार रिपीट करेगा। इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि उसे पढ़िए और 50 में से 17 नंबर लेके पास हो जाइए, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए बार बार इतिहास की बातें नहीं करें। अगर हम इतिहास की बातें नहीं जानेंगे तो वर्तमान में जो चुनौती आपके सामने खड़ी है उसका हल नहीं मिलेगा आपको। आप फिर दोबारा वही गलती करेंगे। मेरी RS सिंह साहब, GT बख्शी, ललित अंबरदार, सुशील पंडित, तमाम सारे लोगों की न कोई संगठन हमने बनाया, न कोई राजनीतिक दल से हमारा दूर दूर तक वास्ता, न हमने कभी इसके बारे में आगे सोचा। हमने सिर्फ इतना ही सोचा कि जितनी हमारे पास ताकत है हम सिर्फ तथ्यों को सामने रखेंगे, फैक्ट के साथ रखेंगे, ताकि लोग इन बातों को जानें। और सवाल जब पूछेंगे तो बहुत लोगों को बड़ा अनकंफर्टेबल होगा। और आपने पिछले 6-7 साल में इतने सवाल पूछे हैं कि लोग परेशान हो गए, कह रहे हैं ये देश इंटॉलरेंट हो गया है। अगर सवाल पूछना इंटॉलरेंट है तो भगवान से मैं दुआ करता हूं कि 100 करोड़ सनातनी हिंदू 100% इंटॉलरेंट हो जाए। अगर इंटॉलरेंट होना इस राष्ट्र को बचा सकता है तो गली गली में इंटॉलरेंस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान राम भी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनको हम आदर्श मानते हैं, अगर वो भी राक्षसों के प्रति इंटॉलरेंट न होते तो सीता मां को मिला पाते। अगर बॉर्डर पे खड़ा सैनिक
टॉलरेंट हो जाएगा तो गोली नहीं चलाएगा पाकिस्तानी फौजी के ऊपर। ये पुलिस, डकैत, चोर, लुटेरे, बलात्कारियों के प्रति टॉलरेंट हो जाएगी तो हाहाकार मच जाएगा। इनटॉलरेंट होना जरूरी है अधर्मियों के खिलाफ, राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ। जो जहां है, जिस ताकत में है, इनटॉलरेंट हो। इसलिए आपको ऐसा इनटॉलरेंट का मतलब होता है आप किसी को गाली दे रहे। नो, जो मेरी अस्मिता को, मेरी संस्कृति को खुलेआम चौराहे चौराहे गाली देगा, सड़कों पे घसीटेगा, खुलेआम निकिता तोमर की हत्या करेगा, हजारों लाखों कश्मीरी पंडितों को उनकी पूजा पद्धति, उपासना के कारण बलात्कार, रेप करके 2500 कश्मीरी पंडितों को मार दिया जाए और 5 लाख को भागने पे मजबूर कर दिया जाए, उनके खिलाफ कोई टॉलरेंट मुझे बर्दाश्त नहीं है। उनके खिलाफ खुल के इनटॉलरेंट हुई है, गली गली हुई है, मोहल्ले मोहल्ले हुई है। मत शर्माइए, ये जीवन एक बार मिला है, ये ध्यान रखिएगा, एक ही बार मिला है। जिन लोगों ने इस देश को 70 सालों में यहां पहुंचाया है, आज उनके वंशज मुंह छुपा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें पता चल जाए कि हम उनके वंशज हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को लूटा है। वो छुपते हुए घूम रहे हैं। ऐसी हालत पैदा कर दीजिए कि उन्हें 2 गज जमीन न मिले इस देश में। 1957 में भारत की संसद के अंदर एक बहस हुई, होलकर साहब, और उस बहस में यह कहा गया कि जो भारत में आजादी के बाद जो हमारा कैलेंडर है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि देश तो सेकुलर था। तो यह हुआ कि भाई ये जो हम बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट जो इंग्लिश कैलेंडर है, ये तो किसी मजहब के पैगंबर के नाम से शुरू है। तो अगर वो ठीक है तो फिर हिजरी कैलेंडर भी शुरू हो जाता, 1400 साल पुराना। इस्लामिक लोग भी ये कहते हैं, क्योंकि जब सेकुलरिज्म पे बात हुई, ऐसा नहीं है कि 1976 में सेकुलरिज्म पे बात हुई। जिस वक्त संविधान बन रहा था, संविधान सभा की बहस को 1948 की उन सभाओं को पढ़िए, जो डिबेट है उनको देखिए, आप सब कुछ अवेलेबल है। B.R. अंबेडकर ने सेकुलरिज्म के लिए यह कहा, जब कुछ लोगों को होड़क उठी, क्योंकि 1946 का अगर आप पूरा इलेक्शन देखते, उस इलेक्शन को लड़ने वाले लोग देखते, और जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की उन्होंने पाकिस्तान भी मांगा, जीते भी, चले भी गए, लेकिन बहुत से लोग यहां 1950 तक टिके रहे, वो अपने एजेंडे में लगे रहे। मुस्लिम लीग के बहुत बड़े बड़े नेता जिन्होंने चुनाव जीता, वो 1950 को, 1947 को, 48 को पाकिस्तान नहीं गए थे, वो अपने एक इनर एजेंडे के तहत भारत में रहे, बाद में गए 4-4, 5-5 साल के बाद में। तो उस वक्त यह हुआ कि सेकुलर होना चाहिए। तो अंबेडकर ने जो शब्द कहे, अंबेडकर ने कहा भारत की हजारों साल की परंपरा और इसकी संस्कृति इस बात की गवाह है कि दुनिया के अनेकों लोग आए, लुटेरे भी आए इस देश में। हमने आज तक किसी से न उनका मजहब पूछा, न पंथ पूछा, न विचारधारा पूछी, न रंग देखा। इस धरती पर हर आदमी आया, वो यहां बसा, उसने अपनी सोच को पैदा किया, लोगों को अनुयायी बनाया और वो रहा। हमने कभी उसका सवाल ही नहीं पूछा उसके बारे में कि तुम कौन हो, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा पंथ क्या है। इसलिए भारत को इस शब्द सेकुलर की जरूरत नहीं है, जो यूरोप की एक कल्पना थी, इसकी जरूरत ही नहीं है। हमारी रगों में, हमारे शरीर के अंदर सेकुलरिज्म, जिसको दुनिया कभी जानती तक नहीं थी, हम बरसों से, हजारों साल से उसका पालन कर रहे हैं। यह बात अलग है कि आज जो पार्टियां, जैसे ही एक कोई राष्ट्रवादी पार्टी सत्ता के पास आने वाली होती है, तो यह स्लोगन मैं बहुत बचपन से सुन रहा हूं, जरा सा कुछ नेशनलिस्ट फोर्सेस आगे बढ़ी, देखिए ये वो लोग आ रहे हैं जो संविधान को बदलने वाले हैं, ये संविधान को तोड़ करके यहां मनु व्यवस्था लाने वाले हैं, ये संविधान को नष्ट कर देंगे। जब ये ताकतें कहीं दूर दूर तक पावर में नहीं थी, B.R. अंबेडकर के संविधान को मात्र
मात्र 24 साल के अंदर आपने बदलकर 1976 में बिना डिबेट डिस्कशन के आपने इस देश के संविधान में, उसके प्रीएम्बल में एक सेकुलर शब्द को जोड़ दिया। वो चल रहा है। तो मैं आपको 56 और 57 की वो घटना आपके सामने लाना चाहता हूं, और बार बार मैं उन घटनाओं का जिक्र इसलिए नहीं करता, इसलिए करता हूं कि आपका भरोसा मजबूत हो, कि आप कभी अपने आप को यह न समझें कि आपकी बात कौन सुनेगा। ये जो युवा हैं उनको लगने लगे कि नहीं यार हमारी तो कोई बात ही नहीं। आप तो फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं कि अगर आपकी बात में दम है, तथ्यों में दम है, आप 5 मिनट का वीडियो बनाएं और उसे डालें। पूरी दुनिया में जो लोग आपकी बात को समझेंगे सब आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। हमारी प्रॉब्लम थी ये, हम उस दौर से गुजर चुके हैं कि हम तो उस मीडिया में काम करने के बावजूद भी बहुत सारी बातों को नहीं कह सकते थे, क्योंकि निजाम इस तरीके का था। 56 में इस बात पे बहस हुई कि भारत का झंडा ऐसा है, भारत का पक्षी है, भारत का जानवर है, फूल है, ये सब कुछ है, लेकिन भारत का कैलेंडर कैसा होगा। लंबी बहस के बाद यह तय पाया गया, सर्वसम्मति से पास हुआ कि भारत का कैलेंडर जो होगा वो सत संवत्सर से होगा, या नहीं जो हमारी हजारों साल पुरानी जो गणना का तरीका था उससे होगा। ये पास हो गया 57 में। 58 में जब पहला कैलेंडर सरकार का आया तो आया उसी अंग्रेजी डेट में, और ये बात खामोशी के साथ खामोश हो गई। किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम तमाम सारे लोग अपनी जिंदगी को इकट्ठा करने में लगे थे। एक लंबे समय के बाद देश आजाद हुआ था, नौकरी, घर, मकान, पानी, रोटी, रोजी में लगे। मैं खास तौर से युवाओं से कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, एक्सपेरिमेंट करिए। औरंगाबाद के अंदर 80-80 साल के 2 लोग, मैं उन्हें नहीं जानता था। A4 साइज पर हाथ से उस कैलेंडर जिसके बारे में भारत की संसद में चर्चा हुई थी, उस कैलेंडर को बनाते थे और 5 पैसे या 3 पैसे में कभी बेचा करते थे, और शायद अब उनके पास उतना भी पैसा नहीं था। मैं उनकी पूरी बात सुनता रहा, उन्होंने मुझे कुछ कट करके बताया। मुझे जो उसमें मतलब की बात लगी वो ये थी कि 1956 और 57 की घटनाएं वो मेरी मेमोरी में चली गई। उसके बाद मैं उनसे नहीं मिला। दिल्ली आया, भारत की पार्लियामेंट में जो तरीका होता है कुछ डिटेल मांगने का, वो सारा मैंने दिया, और मैंने कहा मुझे इस बहस की तमाम कॉपी चाहिए। कुछ पैसे वैसे बहुत मामूली से खर्च हुए, वो कॉपी मुझे मिल गई। और उस कॉपी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि दुनिया की कोई ताकत, कोई संविधान के ज्ञाता, पार्लियामेंट के ज्ञाता, ये पार्टी वो पार्टी, इनका मुंह बंद करा जा सकता है। कुछ दोस्तों से मदद ली, उन लोगों ने कोई संस्था बना रखी औरंगाबाद में, दिन दर्शिका ऐसे करके। मैंने अपने कुछ विदेशी लोगों से कहा कि मैंने कहा एक बार मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, क्या ये सच में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसा वैसा तो है नहीं भाई। उन लोगों ने मदद की और पहला कैलेंडर पिछले साल छापा। अनफॉर्चुनेटली इस कोविड की वजह से जहां तक जाना चाहिए था नहीं गया, और इस साल का कैलेंडर जब मैं कल यहां आने की तैयारी कर रहा था, उससे थोड़ी देर पहले ही मेरे घर पे पूरा एक लंबा चौड़ा पार्सल आया। मैं आपके बीच में वो कैलेंडर इसलिए नहीं लाया हूं, मैं इसलिए लाया हूं कि आपकी जो ताकत है, ये जो आप इस हॉल में बैठे हैं और इस सोशल मीडिया से दुनिया भर में जाएगी, जब करोड़ों आवाजें आपके साथ खड़ी होती हैं तो सरकारों के कान खुलने लगते हैं। उनको लगता है कोई क्रांति हो रही है, कोई ऐसा सवाल होने वाला है जो हमको कहीं चौराहे पे घेर सकता है। तो समझदार सरकारें उस भावना को समझती हैं और कैसे बिना कुछ कहे हल्के से आगे बढ़ जाती हैं। ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, ये संविधान के अंदर 22 चित्रों के सिलसिले से पहला आपका प्रयोग है जो सफल हुआ है।
संविधान के बाद 1957 में पार्लियामेंट में जो भी कुछ पास हुआ उसको बिना एडिट करे एज इट इज उसको मैंने दिया और उनसे कहा कि आप कैलेंडर छापें और उस कैलेंडर के अंदर कोशिश करें कि ये आज जो किंगफिशर टाइप के कैलेंडर छप रहे हैं जिसको लेने के लिए लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, एक ऐसी संस्कृति के लोग जिन्होंने दुनिया को ज्ञान दिया वो किंगफिशर कैलेंडर को अपने घर में लगा करके इतनी बड़ी शान समझते हैं। सर वो तो बाहर बांट रहा है आजकल, वो बनाने वाले बेचारा बाहर चला गया है। तो सवाल ये था कि जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तो लगता था कि मैं ये बात जरूर कहता हूं कि जो आज की जनरेशन है उसको आप सिंपल करके समझाइए, बहुत कॉम्प्लेक्स मत करिए। इन बेचारों ने मोमोज और मैगी खाए, इनके साथ सत्तू का पानी पिला करके इनके साथ अत्याचार मत करिए। अगर सत्तू अच्छा है, ताकतवर है, सेहत के लिए अच्छा है, तो मैगी में सत्तू थोड़ा मिलाइए तो इनकी समझ में सत्तू भी आएगा और मैगी भी आएगी। बहुत बड़ी बड़े शब्द, बड़ी बड़ी बातें एक ही दिन में चाहते हैं। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है एक ही दिन में चाहते हैं कि वो बेचारा जो 12वीं 13वीं बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जिस बेचारे ने बहुत कुछ उसे पता ही नहीं है, ना उसने कुआं देखा है, ना रहट देखी है, ना मशक देखा है, ना बम्बा देखा है, उसने देखा ही नहीं है। उसको जब आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते तो वो भाग जाता है, कहता है नहीं समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने 25 साल नौकरी की है इसलिए मुझे पता है हेडलाइन में बात करनी चाहिए, सिर्फ हेडलाइन से पूरी स्टोरी समझ में आ जाए, इतनी ही आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। और जब आप इनको समझा देते हैं तो इनको यह समझ में आ जाता है कि युवा का मतलब 72 साल होता है, 46 साल नहीं होता। और ये उस युवा की डेफिनेशन समझ जाते हैं कि युवा यहां से होता है, उम्र से नहीं होता। पैंट में हाथ डाल के जेब से हाथ बाहर निकालना, कुर्ता फाड़ लेना, मंदिर चले जाना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये बावलापन करते हो कुछ नहीं। ये समझ गए हैं कि युवा कौन है। तो आप कैसे अपनी बातों को रखें। तो मेरा और आरएसएन तमाम सारे लोगों का काम सिर्फ इतना ही है कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र के सामने जो चुनौती है वो हमारा कंसर्न है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं देश खतरे में नहीं है, राष्ट्र खतरे में है। और राष्ट्र इसलिए खतरे में है कि हम सबका जीवन आज का, कल का, सुबह से लेकर शाम तक हम संविधान लेकर नहीं जीते। घर में संविधान लागू नहीं होता हमारे। हर वक्त संविधान की धारा नहीं लेके चलते कि ये धारा पिताजी ने चाटा मारा तो धारा ये लगेगी, मम्मी ने प्यार किया तो धारा ये लगेगी। ये नहीं होता है। देश को सरकार चलाती है, उसके इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, राष्ट्र को समाज चलाता है। और आप समाज हैं। अगर आप अपनी संस्कृति, अपने सरोकारों, अपनी पहचान पे आपको कोई एहसास से कमतरी है, कोई इंफर्टी कॉम्प्लेक्स है, सरकारें कितनी बड़ी बन जाएं, बड़ों सारे राफेल खरीद लिए जाएं, बड़े सारे पुल बना दिए जाएं, सड़कें बन जाएं, हवाई जहाज बन जाएं, वो राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए एक कोशिश की और सिर्फ इतना ही किया कि उस कैलेंडर के माध्यम से सारे तथ्यों को रख दें। लंबी लड़ाई लड़ी। कभी कभी लड़ाइयां दुनिया को लगती हैं बड़ी बेकार की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लड़ाई लोग अपने लिए लड़ते हैं। हमने वो लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ी है, आपके लिए लड़ी है। पूरी पार्लियामेंट में जो पास हुआ उसको निकाला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिखाया जाकर के कि आप ये क्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास तथ्य हैं, फैक्ट हैं, तो कितनी से ताकतवर आदमी आपके साथ में झुक जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने कहा कि 1957 के अंदर पार्लियामेंट की ये डिबेट है, उसके बाद ये सर्वसम्मति से पास हुआ था। भारत का कैलेंडर सत संवत से नहीं छप रहा, ये सरकार की गलती है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए सरकार इंपॉर्टेंट है या संसद में पास किया हुआ कानून इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सरकार बदलती रहती है, जो वहां कानून पास होते हैं वो नहीं बदलते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सारे डॉक्यूमेंट दिए, वो कन्विंस हो गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया देश के सारे बैंकों को और कहा कि जो भी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन आता है वो भारत के किसी कोने में कोई भी नागरिक अपना चेक सत संवत की डेट से देगा तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक विदेशी कंपनी है जिसका आजकल हम लोग फोन इस्तेमाल करते हैं, उनको लग रहा था कि अभी भी नेहरू जी बैठे हैं दिल्ली में। वोडाफोन कंपनी ने चैलेंज किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने लोअर कोर्ट में चैलेंज किया, 7,000 रुपए का फाइन लगवाया। हाई कोर्ट में चैलेंज किया, 1 लाख का फाइन लगवाया। उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली और कहा कि हम वोडाफोन का चेक भी सत्संबत से एक्सेप्ट करेंगे। हमने कुछ और नहीं किया, कोई करोड़ों रुपया इसमें खर्च नहीं हुआ। और ऐसे तमाम कामों के लिए राष्ट्र में अगर आप किसी से कहते हैं तो मुझे लगता नहीं कि इस देश में लोग इतने गरीब हैं, इस कामों के लिए बड़े अमीर हैं। इसलिए मैं आपकी सिर्फ उसके लिए ये कैलेंडर इसलिए लाया हूं ताकि आप इसको पढ़ लें। इसमें हमने तमाम सारे जितने भी बैंकों को नोटिफिकेशन हुआ है उसका भी डेट टाइम सब डाला है और भारत की पार्लियामेंट के अंदर जो पास हुआ वो भी हमने लिख दिया ताकि किसी को कोई शक न रहे और वो ये देख सके कि क्या लिखा हुआ है। वो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है उन्होंने उसमें पार्लियामेंट के अंदर जो पास हुआ है पूरा उन्होंने डेट टाइम समेत लिखा है। और उसके बाद में हमने उनसे कहा कि भाई आप लिखें, कैलेंडर छापें, लेकिन इस कैलेंडर के अंदर कोशिश करें कि जो भारत में आर्किटेक्चर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के जो लोग खजूर तोड़ रहे थे 1400 साल पहले, उनके बारे में बताया गया कि देयर इज इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम की चिड़िया मिलती कहाँ है? वो क्या करते हैं? वो 1400 साल से एक ही काम कर रहे हैं। वो रामलाल शर्मा जी के मकान पे कब्जा करते हैं और नेम प्लेट बदल के लगा देते हैं, कहते हैं ये हमारे पुरखों का मकान है। और इसकी ताजा मिसाल आज की जनरेशन को देना चाहता हूं। अभी टर्की के अंदर एक चर्च था। अब आप मुझे बताइए उस चर्च को आपने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, 5 जनरेशन के बाद बताएंगे देखा इस्लामिक आर्किटेक्चर क्या था। तो ये जो ताजमहल है, ये कुतुब मीनार है, इसे इस्लामिक आर्किटेक्चर बता रहे हैं। और वो हैदराबाद का जोकर कई बार कहता है हम जब यहां से जाएंगे तो ताजमहल भी ले जाएंगे, हम जो है कुतुब मीनार भी ले जाएंगे। तो मैंने कहा भाई अगर तुम्हारे कुतुब मीनार और ताजमहल इतने ही इस्लामिक आर्किटेक्चर थे तो सऊदी अरब में एक आध दिखाओ कहां बनाया है तुमने। वहां तो एक चौकोर बना रहे, उसी से सर मार रहे हो। कहां है? तथ्यों पे बात करो ना यार, झूठ चल रहा है इस देश में। इसलिए मैंने कहा कि सत्ताओं ने अपने निजी स्वार्थ के लिए देश के इस राष्ट्र को दांव पे लगा दिया। पार्टियां आती हैं जाती हैं, हजारों सत्ताएं आई चली गई भाई। अब आप हमारे यहां अहिल्याबाई होलकर 10 साल में जिनकी शादी हुई हो, 30 साल उन्होंने इंदौर पर राज किया हो, एक बड़ी शख्सियत हो जिसके बारे में इतनी बातें बताई। तो हमारे लिए, आज के युवाओं के लिए, आज की बच्चियों के लिए, आज के नौजवान लड़कों के लिए जो संकट है वो ये है, अहिल्याबाई होलकर के बारे में नहीं बताएंगे, जीजाबाई के बारे में नहीं बताएंगे, लड़कियों को बताएंगे कि तैमूर की अम्मी ही जो है खूबसूरती की परिभाषा है। अब उन बेचारियों का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने जिन्हीं को देखा है, तो ये खूबसूरती की परिभाषा ये समझ रहे हैं। अगर फिल्मों से भी आपको प्रोत्साहित होना है, अगर वहां से भी कोई चीज आपको लेनी है, तब भी आपके पास कम से कम 2012, 13, 14 के बाद से ऐसे इस देश में हालात बने हैं कि आप उनसे भी प्रेरणा ले सकते हैं। अगर खूबसूरती की निशानी आज की युवा किसी बच्ची को ढूंढनी है तो बाहुबली की देवसेना भी तो खूबसूरत है। और ये
पीछे बाल गिराने वाले बाल, एयरपोर्ट पे अपना चेकिंग कराने वाले लोग, माई नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। अगर यही बनना है हिंदू पुरुषों को तो बाहुबली बनने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप इन्हीं फिल्मों से भी प्रेरणा लेते हैं, आपके पास हैं ऐसे आइकॉन, इसलिए अपने नरेटिव को सही कीजिए, अपने आइकॉन को सही कीजिए, आप दुनिया में जहां थे वहीं पहुंचेंगे। अपने अंदर अननेसेसरी, जरूरत से ज्यादा कुंठा मत पालिए कि हम ऐसे थे वैसे थे। आप ऐसा कुछ नहीं थे, चंद लोगों ने अपने एजेंडे के लिए आपको इस तरीके की पोजीशन में लाया। और अब जो कई सारी बातें सिंह साहब ने कही हैं, उसमें मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। अभी तीन दिन पहले मैं गोधरा में था। आप सब लोग गोधरा जानते हैं कहां है, पूरा देश जान गया गोधरा, उससे पहले नहीं जान रहे थे। हर घटना के पीछे इतनी बड़ी घटना होगी तब राष्ट्रवादी या सनातनी जानेंगे, ये मेरे लिए दुख का विषय है। अगर आप इतना स्लो चलेंगे, जो ताकतें पिछले 1400 साल से इस फलसफे पे चल रही हैं कि एक पैगंबर की देख रेख में एक युद्ध लड़ा जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा, उनकी हदीस कहती है, जो इंटरप्रिटेशन है कुरान की, वो ये कहती है कि जब तक भारत की भूमि पर इस्लामिक झंडा कंप्लीटली नहीं फैल जाता, यानी गज़वाए हिंद की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये जो लोग कश्मीर की घटना को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित ही तो मरे हैं यार, 2500 ही तो मरे हैं, 5 लाख ही तो भाग के गए हैं। ये कश्मीरी हिंदू पंडित नहीं मरे हैं, ये 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों का उनकी पूजा पद्धति के कारण जो पलायन हुआ है, ये नहीं है, ये गज़वाए हिंद का एक मुसलसल चलने वाला सिलसिला है। जो अब आप आसाम में देख रहे हैं, जो आप बंगाल में देख रहे हैं, जो आप केरल में देख रहे हैं, जो आप दिल्ली में कभी अंकित शर्मा की हत्या होती है, कभी निकिता की हत्या होती है, यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। रामपुर नहीं रहा, संबल नहीं रहा, मुरादाबाद नहीं रहा, आजमगढ़ नहीं रहा, अलीगढ़ नहीं रहा, ये तमाम शहरों की जनसंख्या 70% क्रॉस कर गई है। ये जो एक साइलेंट बीमारी है जो पता नहीं चलती और हम लोग कहते हैं नहीं कुछ हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, ये डायबिटीज की तरह है। और जब आपको पता चलता है, जब आप होश संभालते हैं, तब तक आपके हाथ से बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। 71 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, इसलिए मैं कहता हूं सिर्फ आपको ध्यान देना है, उन्होंने कोई चीज आपसे नहीं छुपाई, वो कोई चीज छुपा के नहीं कर रहे। हमारे देखने का चश्मा जो है उसका नंबर गलत है, वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। और इंदौर के लोगों को तो इसलिए पता होना चाहिए कि आप ही के शहर का एक बहुत ही खूबसूरत शायर था जिसकी भी हाल में ही मौत हुई है, आप ही के शहर का था, वो तो खुलेआम आपसे बात कर रहा था, आप सुनने नहीं चाहते थे। उसमें उसकी गलती नहीं है भाई, वो अपने इरादे अपने मंसूबे बहुत दिन से लगातार कह रहा था, आप सुनना नहीं चाहते थे। इससे ज्यादा भी कोई आपको कोई करेगा कि रोज आपको जगाए और आप उस पर ताली बजाएं, आप उस पर खुश हो और आपको ये लगने लगे नहीं भाईचारा है। कश्मीर में भी बड़ा भाईचारा था, कश्मीरियों को भी बड़ी आदत थी भाईचारे की, ये किस दिन चारा हो गए पता ही नहीं चला। और जब तक ये होश संभालते तब तक इनकी हजारों, इतने 700-800 हजारों साल की जो इनकी सभ्यता थी, परंपरा थी, जो ज्ञान था, सब उड़ गया। अब वही कश्मीरी जिनके 10-10 कमरों के मकान थे, 50-50, 100-100 एकड़ में सेब के बाग थे, उन्होंने कश्मीरियों ने कभी आज तक किसी मुसलमान को शायद ऊंची शब्दों में बात तक नहीं की होगी, कभी उनको इस्लाम को लेकर गाली नहीं दी होगी। इनसे ज्यादा कोई सेकुलर हो सकता है? इन्हें छोड़ो, इनको मारा इसीलिए गया कि इनकी उपासना और पूजा पद्धति उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को, उन्होंने मोहम्मद इकबाल को एक मुसलसल न चलने वाले सिलसिले से कन्वर्ट कर दिया।
एस के कौल साहब दिल्ली में मेरे पड़ोसी हैं, इससे पूछिएगा, आपके इंदौर से ज्यादा जुड़े हुए हैं। ये इनका 7वीं बार पलायन हुआ है, 7th टाइम। ये कभी नहीं मानते थे कि ऐसा होगा, लेकिन जिन फोर्सेस ने फारूक अब्दुल्ला के दादा परदादा को, जो कौल ब्राह्मण थे, उन्हें कन्वर्ट करके शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला बना दिया। जो मोहम्मद इकबाल के पूर्वज सपरू ब्राह्मण थे, उन्हें लगा यार ये नहीं कन्वर्ट हो रहे, हमारी इतनी लंबी मेहनत के बाद ये नहीं कन्वर्ट। जब वो नहीं कन्वर्ट कर पाए तो उन्होंने कहा आखिरी रास्ता, जिसे डायरेक्ट एक्शन कहती थी मुस्लिम लीग। एक ही रात में उन्होंने कहा ये कन्वर्ट हो ना हो, इनको मारो, इनको लूटो। इनके पड़ोसियों ने लूटा है, इनकी बहनों और माओं ने जिन बच्चों को, मुसलमानों को पढ़ाया, उन्होंने बलात्कार किया। इनके पड़ोसियों ने आतंकवादियों को बताया कि जो ऊपर छत पे ड्रम रखा है, इसको खोल के देखो, इसमें बैठा हुआ है। पड़ोसियों ने इशारे करके बताया, और उन आतंकवादियों ने वापस लौटे और ड्रम में गोली चलाई। उसमें कोई एक बेचारा कश्मीरी छुपा हुआ था, उसका ब्लड उससे बाहर निकला। चावल का ड्रम था, उस चावल से सने हुए, खून से सने हुए चावल को वो लेके नीचे आया और उसकी बीवी के मुंह में ठूस दिया। ये जो बच्चे थे ना छोटे छोटे, कश्मीरी पंडितों ने इनकी छत के ऊपर, इस तरीके से झोपड़ी होती है, कौन साहब आई एम राइट, झोपड़ी होती है ऊपर छत पे, छोटे छोटे मुंहे बच्चों को माचिस की तीली दी, माचिस देके कहा तुम ऊपर चले जाओ, और तुम्हें लगे तो तुम आग लगा लेना। ये पूरी हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं। जब ये घटना घटी तो भारत के लोगों ने कहा अच्छा कश्मीर। जब मैंने बहुत लोगों को पता, बोला अच्छा ऐसा हुआ है, हम ऐसे सोए हुए लोग हैं, हमें यह तो पता है कि डायना ने कौन सा कपड़ा पहना है, माइकल जैक्सन ने कौन सा डांस किया है, लेकिन आपके अपने देश में आपके भाई बंद, आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार, आपके खून के रिश्तेदार, आपकी सभ्यता के लोगों के साथ इतना बड़ा सानेहा हो गया, हमने उस पर चर्चा नहीं की। कश्मीर में हुआ है ना, अभी तो इंदौर बहुत दूर है, अभी तो गोधरा बहुत दूर है, आजमगढ़ बहुत दूर है, मलियाना बहुत दूर है, हम इस बीमारी से बाहर नहीं निकले। 1971 में जिस भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को उठक बैठक करा के 2 महीने तक सरेंडर कराया था, उसके बाद पाकिस्तान में एक पॉलिसी बनी। पाकिस्तान यह समझ गया था कि भारत के साथ डायरेक्ट कन्वेंशनल जो वॉर होगी उसमें मैं नहीं जीत सकते हैं। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसको, वो मुझे इतिहास नहीं बताना, वो तो अभी आप 2 दिन पहले जिसे दिल्ली में आपने भेजा है उसने वहीं जाके बताया, आज की जनरेशन देख सकती है। उसके बाद बाकायदा पाकिस्तान पे इस पे मंथन हुआ कि हम भारत के साथ क्या कर सकते हैं। 2 बार हार चुके थे, 65 भी और 71 भी। तब उन्होंने एक डॉक्ट्रिन बनाई पाकिस्तान में, और उस डॉक्ट्रिन का नाम था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। भारत को 1000 जख्म दो और वो रिश्ते रहें। उसके तहत ये आतंकवाद वहां की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, उसका एक अंग है। इसलिए इन्वेस्टमेंट क्या है, एक कसाब के ऊपर 4-5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, उसको ट्रेन करना है, उसको तैयारी करके देना है, पीछे बैकअप का काम हम करेंगे, और कसाब भारत की आर्थिक राजधानी में घुसेगा और जिस तरीके से तबाही मचाएगा, 55,000 करोड़ रुपए का उस दरमियान में पूरी मुंबई को आर्थिक नुकसान हुआ। और एक हमले ने पूरे देश की जो राष्ट्रीय चेतना थी, जो नेशनल विल थी, उसको डरा दिया। आपके कमांडोज ने एक्शन किया, फिर वो मारा गया, फिर उसके बाद में मुकदमा चला। लेकिन एक आदमी पे 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट 6 लाख रुपए का पाकिस्तान ने किया, और उसने भारत में वो तबाही मचा दी जो कि युद्ध के बराबर होती है। आर्थिक रूप से आपने आपकी राजधानी को तोड़ दिया उसने। 4-5 दिन तक मुंबई स्टैंड स्टिल हो गया। लेकिन उसकी तरफ इशारा आर.एस.एन. सिंह साहब ने इस किताब में किया है। पूरी प्लानिंग में, उस 26/11 की पूरी प्लानिंग में भारत सरकार का गृह मंत्री शामिल था।
भारत सरकार का सिस्टम शामिल था। यह बात कोई नहीं कह सकता। बड़े सवाल लोग उठाएंगे। एक एक डॉक्यूमेंट इसके अंदर है, पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि 2009 का चुनाव जीतना था। और अगर हम चुनाव नहीं जीतेंगे और हम हिंदू टेरर क्रिएट नहीं करेंगे तो मुसलमान का 100% वोट नहीं मिलेगा हमें। कैसे भारत का होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता के साथ हाई लेवल डेलीगेशन 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचा? पहले से सब कुछ तय था। ये उनके साथ तमाम जो एपरेटस होते हैं, या ये कहें कि 26/11 जैसी स्थिति जब देश में होगी तो उस वक्त जो हमारा सिक्योरिटी एपरेटस होता है, जो वॉर रूम होता है, ऐसी हालत में क्या रणनीति होनी चाहिए, वो तमाम उस रणनीति को बनाने वाले लोग इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे 24 नवंबर को। उसमें एक साहब थे, ऐसा नहीं है कि बहादुर लोग नहीं होंगे। उसमें एक साहब थे, ईमानदार थे। वो 24 नवंबर को पहुंचे, उनको रात में सेंस हो गया कुछ गड़बड़ लगता है। उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा था क्योंकि सीधे तौर पे शामिल थे। वो आ गए भारत। लेकिन जो प्लानर थे हिंदुस्तान की, आप सोचिए कि आपके देश की सरकार अपने ही देश के अंदर अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए एक इतना बड़ा हादसा कराए, क्योंकि उसके फॉलआउट से उसकी सरकार बनेगी। ऐसी सरकार को आग लगा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को चौराहों पे घेर घेर के मारना चाहिए। अगर इसमें हत्या का भी आरोप लगे तो कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि यह नस्ल समाप्त होनी चाहिए। मैं नहीं, मेरी आने वाली जनरेशन भुगतेगी। किसी एक को पहल करनी पड़ेगी। भारत की व्यवस्था उनको सजा नहीं दे सकती। वो आज भी इस सत्ता और व्यवस्था के अंदर मजबूत हैं। आपने अभी सरकार बदली है, व्यवस्था नहीं बदली। व्यवस्था परमानेंट है। इसलिए रोज ये जो नए नए ड्रामे होते हैं, ये उसी का असर है। वो आदमी भारत आ गया, और सोचिए कि उसी दौरान में 26-25 तारीख को उनका दौरा समाप्त हो रहा था। क्योंकि मेरा उस मुल्क से जरा पास का 12 साल संबंध रहा है, तो मुझे उनकी जगह पता है। इस्लामाबाद से ऊपर एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है जिसे मरी कहते हैं। कहा गया कि भाई आप लोग आए हैं पहली बार, हमें मेहमान नवाजी का थोड़ा मौका दीजिए, आप एक दिन और रुकिए, और जो मरी हमारा खूबसूरत हिल स्टेशन है, जरा उसका लुत्फ लीजिए। हमारे यहां तो लोग लुत्फ के लिए वैसे बेकार बेचारे दीवाने रहते हैं। पूरी की पूरी दुकान उठ के मरी स्टेशन चली गई, और मरी हिल स्टेशन से भारत के और उनके बीच का सारा कम्युनिकेशन जीरो हो गया। और जिस वक्त वो लोग इस्लामाबाद में थे, होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता की देखरेख में, उसमें फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, ये वो सारा का सारा एपरेटस इस्लामाबाद के 30 किलोमीटर ऊपर मरी स्टेशन पे बैठा था, और बेहतरीन वहां की एक बियर होती है, मरी बियर, उसे पी रहा था। उसी दिन 26 तारीख को दिल्ली में, जिसका मैं खुद गवाह हूं, क्योंकि उस वक्त मैं पाकिस्तान मीडिया के लिए भारत से काम करता था। पाकिस्तान का जो वर्तमान फॉरेन मिनिस्टर है शाह मोहम्मद कुरैशी, उस वक्त भी वही फॉरेन मिनिस्टर था। कितना डिजाइन करके बनाया कि दुनिया का कोई आदमी ये शक ही ना कर सके। पूरा टॉप डेलीगेशन भारत का एपरेटस इस्लामाबाद में, और पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली के अंदर महिलाओं का प्रेस क्लब है IWPC, इंडियन वुमेन्स प्रेस कोर, विंडसर पैलेस जहां मेरिडियन होटल बना है, उसमें बैठा हुआ था। कोई सोच सकता है कि ऐसी कोई प्लानिंग हुई होगी? इसलिए जो सिंह साहब कह रहे हैं, न कोई दुनिया की ताकत भारत को ईस्टर्न बॉर्डर पे न वेस्टर्न बॉर्डर पे, भारत की न 1 इंच जमीन ले सकती है, न भारत में घुस सकती है। भारत को जहां बाहर से भी आपको खतरा लगता है, उसके मुकाबले के लिए भारत की सेना उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। उसकी सैन्य शक्ति पे आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। ये राफेल है, ये मिराज है, ये है, वो है, ये सब कुछ है।
भारत को आज जो सबसे बड़ी बात, जो पुराने आर्मी चीफ थे मिस्टर रावत, जनरल रावत ने जो कहा था कि भारत 2.5 युद्ध में ग्रस्त है, क्योंकि वो आर्मी वाला है। अरे इसी देश में रहता है, इसी देश को देखता है, सब कुछ उनकी आंखों के अलग हो रहा है ऐसा नहीं, उनको सबको पता होता है, लेकिन वो बेचारे एक अपने डिसिप्लिन में होते हैं, इसलिए सिविलियन मैटर में दखल नहीं देते। भारत को इसके अस्तित्व से लेके आज तक अगर सबसे बड़ा खतरा है तो इसको थर्ड फ्रंट जो भारत के अंदर है, भारत के अंदर जो करोड़ों गद्दार हैं, जो अलग अलग शक्लों में हैं, वो यूनिवर्सिटीज में हैं, वो एंटरटेनमेंट में हैं, वो व्यवस्था में हैं, वो आईएएस में हैं, वो पीसीएस में हैं, वो जुडिशरी में हैं, वो प्रोफेशनल पिटिशनर हैं, और एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। जैसे ही कोई बुरहान वानी नाम का आदमी आतंकी मार दिया जाएगा, यकायक कुछ लोग उसकी सपोर्ट में दिल्ली में रैली निकालेंगे। कुछ मीडिया ये कहेगा कि देखिए गरीब बेचारा पोस्ट मास्टर का बेटा था। एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि भारतीय सेना ने कोई जघन्य अपराध किया है, किसी गरीब बेचारे को मार दिया है। इसलिए अफजल गुरु को फांसी देंगे तो कहेंगे कि अफजल गुरु जो था वो निर्दोष था, उसे भारत की जुडिशरी ने मार दिया। याकूब मेनन को सजा होगी, इसी संविधान के तहत होगी, और वही अल्ट्रा सेकुलर सरकार के दौर में होगी, तब भी याकूब मेनन का फांसी जो है भारत की जुडिशरी का जुडिशियल किलिंग है। ये नैरेटिव बनाते हैं। लेकिन इन्हीं युवाओं से पूछना चाहता हूं कि याकूब मेनन जिस दिन मरा था, सब जानते हैं कि उसने 1993 में क्या किया था। इसलिए आप फैसला करें, जो भाई भाई की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। इसका टेस्ट हम पिछले हजारों साल से दे रहे हैं। ये जो पूरी फहरिस्त गिनाई कि किसने मंदिर तोड़ा, फिर किसने बनाया, फिर किसने मंदिर तोड़ा, फिर किसने बनाया, चाहे वो काशी का हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे अयोध्या का हो, चाहे 30-40 हजार मंदिर टूटे हो, ये किसने तोड़े भाई? जमीन नहीं मिल रही थी क्या उनको? मंदिरों को तोड़ने की वजह क्या थी? मंदिर सनातनी हिंदुओं के सम्मान का प्रतीक है। उस सम्मान को तोड़ो, और आप देखिए कि वो कितने शातिर थे। उन्होंने आपके मंदिर तोड़े, तोड़ के वहां अलग मस्जिद बना देते, तब भी कुछ हद तक समझ में आता। उन्होंने हर मंदिर आपका ऐसा तोड़ा है कि मंदिर तो दिखे, बाबा विश्वनाथ पे आप जाएं, जल चढ़ाएं, और इस बात के लिए अपने पूर्वजों को कायर समझें, अपने होने पे आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो कि जिस बाबा विश्वनाथ के सामने जो नंदी बैठा है, वो नंदी 500 साल से इस बात का इंतजार कर रहा है कि जो उसके सामने बाबा विश्वनाथ होने से ये थे, वहां मस्जिद खड़ी करती है। बार बार आप देखें, इसलिए हर मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाइए, ताकि मंदिर रहे, ताकि आने वाली नस्लें इस बात का एहसास करें कि तुम्हारे बाप दादा कायर थे, तुम्हारे सम्मान का प्रतीक, तुम्हारे आस्था के प्रतीक को हमने तोड़ के उस पर मस्जिद बनाई है। यह डेलिब्रेट किया गया। इसलिए 71 की वॉर के हारने के बाद पाकिस्तान ने जब यह पॉलिसी बनाई, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, उसके तहत ही आप देखें कि भारत में ये स्लीपर सेल काम कर रहे हैं। भारत को बाहर की दुनिया से कोई खतरा नहीं है। जो अयोध्या में मंदिर आपने लिया है 500 साल के बाद, 150 साल की लड़ाई के बाद आपने लिया, कानून से लिया। इस कानून से आपको मंदिर लेते लेते कई हजार साल चाहिए होंगे, कई करोड़ मोदी और अमित शाह चाहिए होंगे। क्या बाहर से आने वालों ने मस्जिदों को तोड़ते वक्त कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन किया था? क्या आपको यह समझ नहीं आया कि 6 दिसंबर 1992 नहीं होता तो यह मंदिर का फैसला कभी नहीं होता? तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, कोई आपको मानने को तैयार नहीं। आप अपने राष्ट्र को बचा रहे हैं, किसी का घर नहीं लूट रहे। आपके तो भगवान राम, जो आपके प्रेरणा के स्रोत हैं,
उनका पैगंबर कारवां लूटता था, सबको पता है, रमजानों में लूटता था। तो उसकी लोग कहते थे कि रमजान में क्या लूटना चाहिए, नहीं लूटना चाहिए। लेकिन पैगंबर कमाल का था, बगैर मोबाइल के अल्लाह से बात कर लेता था 632 में। नहीं नहीं, लूटना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, अल्लाह ने कहा है कि इसमें भी लूटना चाहिए। तब वो लूट रहा था। वो उसको अपना पैगंबर मानते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनकी पत्नी को एक राक्षस उठा के ले गया, गए, अपनी पत्नी को छुड़ाया, वापस लाए, सोने की लंका में से 2 ग्राम सोना लेके नहीं आए। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में हम ये कहानी पढ़ते कि भगवान राम वहां गए थे और पोटली में सोना बांध के ले आए, हमारे आदर्श कभी नहीं होते। आप उस परंपरा के लोग हैं। जिन लोगों से आपका इनकाउंटर हो रहा है, जरा उनकी किताब तो पढ़ें। आप किताब नहीं पढ़ना चाहते, आपको लगता है ये पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप दुनिया की किताब पढ़ते हैं, वो किताब नहीं पढ़ते, उसे पढ़ें। आजकल मैं कुछ कुछ बोलता हूं तो मेरे पास सवाल आते हैं, हम बहस के लिए तैयार हैं। मैंने कहा अल बगदादी से जाके पहले बहस करो, मुझसे क्या बहस कर रहे हो। वो कहते हैं आपने कुरान गलत पढ़ लिया। मैंने कहा किसने कुरान गलत पढ़ लिया, जाके बताओ ना। वेस्ट में ये जो लश्कर तोयबा जैशे मोहम्मद चला रहे हैं, जो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्लाह के नाम से बना रहे हैं, जैशे मोहम्मद का मतलब क्या है? मोहम्मद की फौज। मुसलमान मोहम्मद का नाम लेकर के आतंकवाद कर रहे हैं, तो मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस मोहम्मद के नाम से दंगा कर देंगे, आग लगा देंगे आप। कोई कार्टून बना देता है, अरे भाई जिसकी तस्वीर ओरिजिनल नहीं है उसका कार्टून कैसे बन सकता है? ओरिजिनल तस्वीर को कोई उसको खराब कर दे तभी आपको बोलेगा जितेंद्र भाई ऐसा तो होगा नहीं। जब आपकी तस्वीर ही नहीं है तो किसी ने क्या बना दिया, आपको क्या प्रॉब्लम? लेकिन जो लोग कार्टून बनाने पे दंगा कर रहे हैं, वो लश्कर तोयबा का मतलब, जैशे मोहम्मद का मतलब, मोहम्मद का नाम लेके आईएस के झंडे पे क्या लिखा रहता है ये भी नहीं हम जानना चाहते। वो जो आते हैं ना आपके पास, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने, इधर उधर की लाल, हाँ ये, उनसे पूछिए कि भाई ये तो बता दो, तुम कहते हो कि कुरान का आतंक से कोई संबंध नहीं है, तो जिस मोहम्मद का कार्टून किसी ने बनाया वो गलत है। हम मानते हैं किसी की भावना को क्यों दुखाना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने बनाया तो आप तो उसकी गर्दन काट देते हैं। आर तो चार्ली होब्रो ऑफिस में जाते हैं, सबको मार देते हैं। लेकिन आईएस का जो झंडा है उस पे कुरान मजीद का पहला कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर नीचे लिखा है मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये तो कुरान शरीफ का कलमा है। मुसलमान उस झंडे को लेकर के गोली चला रहे हैं कश्मीर में, हर जुमे की नमाज के बाद उसको दिखा रहे हैं। इस पे मुसलमानों को शर्म नहीं आती? उनको गोली नहीं मारते कि तुम हमारे मोहम्मद का नाम बिगाड़ रहे हो? तो कौन ज्यादा गुनहगार है, डेनमार्क वाला या ये मक्कार मुसलमान? इसलिए नहीं बताएंगे सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। मुझे ज्ञान जरूर देंगे, टेलीफोन पे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, रोज उनके हिसाब से तो मैं कई बार मर चुका हूं। उसमें लाइन से पूरे किस जगह क्या क्या लिखा हुआ, उनकी किताब में, जिसे वो अपनी अंतिम किताब मानते हैं, कहते हैं इस किताब पे कोई डिबेट नहीं हो सकती, इसका नुक्ता जेर जबर ऊपर नीचे नहीं हो सकता। और उस फिलॉसफी को मानते हैं, अक्षर से मानते हैं। इसलिए कि आप बोलने से थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि आपको ऐसा बता दिया गया है कि हिंदू सेकुलर रहेगा और वो मुसलमान रहेगा। आपको सेकुलर का मतलब बताया गया है अपने देवी देवताओं, अपने मंदिरों से दूर। आप सेकुलर हैं। उन्होंने कहा सेकुलर का हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए पहला और आखिरी अल्लाह है और मोहम्मद है, उसके बताए रास्ते पे हम चलेंगे। इस कुरान शरीफ में जो लिखा है वो हमें करना है। कहां कंफ्यूजन है? आप में कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को आपको दूर करना है, उनको दूर नहीं करना। इसलिए मैंने कहा कि आपके शहर का जो शायर था वो बार बार एक शायरी बहुत गाता था और हमारे सारे हिंदू भाई ताली बजाते थे। मैं तो अपने यूनिवर्सिटीज के डेज से सोचता था यार इसमें ताली बजाने की क्या बात है। कोई आदमी आपको गाली दे रहा है और आप ताली बजा रहे हैं। वो अच्छा हुआ चला गया, नहीं तो अभी भी ताली बजा रहे होते लोग। वो एक शेर पढ़ता था,
कि जो आज साहिबे मसनद हैं, इसका मतलब समझ में आया किसी को इस ऑडियंस में? जिसकी समझ में आया हाथ उठाए। 1 2 3 4। अब आप सोचिए, इतनी लर्नड ऑडियंस है, ये बात मैं अपने भाषणों में कई बार समझा चुका हूं कि हम कहां किस कंफ्यूजन में जी रहे हैं। वो ईमानदार है, वो सच्चा मुसलमान है जो कुरान शरीफ को मानता है, जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है जो उसको मानता है, वही सच्चा मुसलमान है। जो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो मक्कार है, झूठा है, फरेबी है, फ्रॉड है। ये जो मसनद होता है, गोल तकिया, जिसे गांव तकिया भी आप लोग कहते हैं, जिसे अक्सर आपने नेहरू जी को देखा होगा खेलते हुए। पुराने जमाने में सत्ताएं जमीन पे बैठ करके राजा चलाते थे, कुर्सी मेज पे नहीं चलाते थे। तो जो उस तकिए पे बैठते थे टेक लगा करके, वो राजा होता था। इसलिए उसको इन शब्दों में किया गया कि जो आज साहिब मसनद हैं, यानी जो लोग आज मसनद पे बैठे हुए हैं, यानी सत्ता, वो आपसे कह रहा है 1947 से लेकर के जब तक गया नहीं, रोज आपसे कह रहा है कि जो आज साहिब मसनद हैं, ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। ये 1947 से आपने मुगलों के नाजायज बंदिशों से जो सरकार ले ली है, आप सरकार पे काबिज हो गए हैं, ये किराएदार हैं, ये मकान मालिक नहीं है। रोज आपको बताता था कि ये परमानेंट नहीं है, ये नेहरू हैं, ये शास्त्री हैं, ये राजेंद्र प्रसाद हैं, अब ये आ गया, ये टेम्परेरी हैं, ये किराएदार हैं। और उसके कहने का ये सबब था, कोई वजह थी, और वो वजह मैं आपके सामने रखता हूं, अपनी बात को समाप्त करूंगा। मुझे लगता है हॉल का समय न आगे बढ़ गया हो गई। 1923 में अंग्रेजों के जमाने होलकर साहब एक कानून बना, वक्फ प्रॉपर्टी, एंड देन इट वाज अमेंडेड इन 1956। ना 1923 का पता, ना 56 का पता, समझ में आता है, हम लोगों को भी नहीं पता। फिर आप सोचिए कि 56 से वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, अयोध्या मूवमेंट के बाद 1991 में भारत की सत्ता पे पीवी नरसिम्हा राव थे। उन्होंने अपने दौर में जो 2 जघन्य अपराध किए और खामोशी से हो गए, और इतने भयानक हुए कि आज जहां इस हॉल में आप बैठे हैं, इसी हॉल में अगर आप नहीं जागे, जो लोग समझते हैं कि ये मकान हमने ले लिया है, ये 500 गज का प्लॉट है, इसमें 2 गार्ड लगे हुए हैं, बहुत सारे ताले लगे हुए हैं, ये 15 साल के बाद आपके नहीं है। और मैं ये किसी इल्यूजन में नहीं कह रहा, तथ्यों पे कह रहा हूं, फैक्ट पे कह रहा हूं, ये कोई आपको नहीं बताएगा। 10 से 15 साल के बाद आप कागज दिखाते रहिए, वो कागज मानने लायक ही नहीं है। भारत की संसद ने ऐसा कानून पास कर दिया है। 1995 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, मुसलमानों को खुश करने के लिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मामला गड़बड़ हो गया था। उस दरमियान में 3 ऐसे कानून बने जो इस देश के सनातनी, इस देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति को नष्ट करने के लिए है। लेकिन क्योंकि उससे हमारा कोई फर्क, हम तो पेट्रोल के पैसे बढ़ने पे सड़क पे निकलते हैं, प्याज के दाम बढ़ जाने पे देश की सरकार गिराते हैं, हम वो लोग हैं भाई। ये राष्ट्र बचेगा या नहीं बचेगा इसमें इंटरेस्टेड नहीं, हमारा घर चला जाए, हमें तो कल कोई 2 रुपए किलो का चावल दे दे 6 महीने के लिए, हम उसे सरकार दे देंगे। यार कहां थे आप, कहां गए? 1991 में भारत के अंदर एक कानून बना जिसे हमारी टीम के विष्णु शंकर जैन ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी और मान करके केंद्र सरकार को नोटिफाई किया है कि 4 हफ्ते में जवाब दें। ये गुस्सा, ये जोर जोर से बोलने के पीछे एक ही बात है कि अगर आप सब लोगों ने साथ नहीं दिया, ये मशाल आगे नहीं बढ़ाई, तो हम कोई बहुत अमृत पी के नहीं आए हैं कि हमको ये करना है, ये सबको करना है। ये हम सबके सामूहिक तौर पे और इंडिविजुअली अस्तित्व का झगड़ा है। शर्मा जी के मकान में आग लग गई तो वर्मा जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्मा जी के मकान में आग लग गई तो यादव जी को कोई मतलब नहीं है, और धीरे धीरे मकान जलते जा रहे हैं।
1991 में एक कानून पास हुआ और उस कानून के तहत यह कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसके तहत यह हुआ कि आपने, क्योंकि अयोध्या मूवमेंट बहुत पीक पे था, तो अयोध्या को उन्होंने उससे निकाल दिया, उस कानून से अयोध्या को बाहर कर दिया और कहा कि एक कानून बन गया और संसद में पास हो गया और उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। यह एक्ट क्या कहता है? यह एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जितने भी उससे पहले आक्रांता लुटेरे आए थे, उन्होंने जितने भी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई हैं, गुरुद्वारों को तोड़कर चर्च बनाए हैं, मठों को लूट करके उस पे चर्च बना दिए हैं, जो पिछले 700-800 साल से थे, इनकी स्थिति यथावत रहेगी। ये एज इट इज ही रहेंगे, स्टेटस इसको रहेगा, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आज मेरा घर कोई लूट ले, मेरे घर पे कोई कब्जा कर ले और भारत की पार्लियामेंट ये कानून बना दे कि आपके मकान पे जो कब्जा किया है, ये स्थिति अब ऐसे ही रहेगी, उससे आगे की बात करिए। तो ये जो 30-40 हजार मंदिर टूटे हैं, ये जो गुरुद्वारों को लूटा गया है, इन सबको आपने कहा 15 अगस्त तक जो थे ऐसे ही रहेंगे। हमने कहा भारत की पार्लियामेंट को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है कि जो प्रॉपर्टी का मालिक है, यानी 47 से पहले मेरे बाप दादा नहीं थे क्या, उनकी प्रॉपर्टी को किसी आक्रांता ने लूटा, उसने तोड़ा, उस पर कब्जा कर लिया। भारत की आजाद, सो कॉल्ड आजाद सरकार की एक जुडिशरी कहती है, पार्लियामेंट कहती है कि अब ये यथास्थिति रहेगी भाई, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसको चैलेंज किया। मुसलमानों को खुश करने के लिए 76 में इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान में सेकुलर शब्द लाए, और फिर जब मुसलमान खुश नहीं हुए, तो वो खुशी होते नहीं, अल्लाह से नहीं खुश, अब मोहम्मद से नहीं खुश, तो हमसे क्या खुश होंगे वो। उनको खुश करने के लिए 1993 में जिस सरकार ने भारत के संविधान को लिखित में सेकुलर बनाया, लिखित में सेकुलर बनाया, क्योंकि उससे पहले तो सेकुलर था ही नहीं, उसी सरकार ने 1993 में एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर को कहा कि भारत में बिना किसी से पूछे, यानी फैसला मेरे बारे में हो रहा है, मुझसे नहीं पूछा जा रहा, कहा कि इस देश में 5 मजहब के लोग माइनॉरिटी हैं, ये अल्पसंख्यक है, और घोषित कर दिया, एक ऑर्डर जारी हो गया। बाद में फिर संसद ने उसको रेक्टिफाई कर दिया, किसी ने पूछे नहीं। ये 1993 में हुआ और रातों रात एक बन गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। यानी भारत का संविधान की एक धारा कहती है कि भारत का हर नागरिक बराबर है, उसे सबको बराबर की अवसर मुहैया कराना सरकारों का काम है। भारत के संविधान में सब बराबर है। ये ओरिजिनल संविधान है, वो आज भी लिखा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ है, खूब बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, रोज इसकी चर्चा होती है। वो पहले तो सेकुलर हुआ 76 में, फिर अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत 1993 में आपने इस देश के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा किया, कहा नहीं, इन्हें ज्यादा जरूरत है, तुम्हें कम जरूरत है, क्योंकि तुम गिनती में 100 करोड़। और उसकी जो डेफिनेशन बनाई वो भी क्लासिक है। देश में 50,000 पारसी हैं, टोटल पॉपुलेशन। मैं तो अभी वापी गया था, जब वहां मुझे कुछ पारसी मिले, उनके यहां तो संकट यह है कि जो लास्ट राइट होते हैं, पारसीज में जो लास्ट राइट होते हैं, लास्ट राइट करने के लिए एक विशेष किस्म का आदमी चाहिए जो पूजा वूजा कर सकता है, वो हर एक को परमिशन नहीं होती। इंदिरा गांधी का कोई रिश्तेदार था, उसकी डेथ हो गई थी, तो उनका लास्ट राइट होने थे वापी के पास में जो उनका फायर टेम्पल है, तो उसके लिए आदमी नहीं मिल रहा था, तो फिर किसी साहब ने बाकायदा परमिशन ली उन धार्मिक गुरुओं से, तब जाके लास्ट राइट किए। उनके यहां लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहे। 50,000 पूरे देश में उनकी पॉपुलेशन है, 1.5% सिख है, 1% बौद्ध है, 3.5% ईसाई हैं और 19% मुसलमान हैं। ये 1993 की बात बता रहा हूं मैं आपको। इस देश में आज की डेट में 29 करोड़ मुसलमान, जो पूरे भारत में आप किसी भी इस्लामिक देश से तुलना कर ले, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान कहीं नहीं है, लेकिन वो माइनॉरिटी है। इसको विशेष सरकार की मदद चाहिए, तो करोड़ों करोड़ रुपया मेरा और आपका उस मदद में जा रहा है। रिकॉर्ड निकाल के देखा, आरटीआई लगाई,
आरटीआई में इस सरकार ने हमको जवाब दिया, हमने सिर्फ इतना ही पूछा था कि व्हाट इज द बेसिस टू डिक्लेयर समबडी और सम कम्युनिटी इज माइनॉरिटी। सरकार ने आरटीआई के जवाब में कहा कि ऐसी न कोई डेफिनेशन तैयार हुई थी, न कोई ऐसा बेसिस तैयार किया गया था कि भाई ये 19 से 20 करोड़ मुसलमान भी माइनॉरिटी हैं और 50,000 पारसी भी माइनॉरिटी हैं। ये उनका जवाब आ गया। हमने कहा कि यूएनओ की जो डेफिनेशन है, उनका जो चार्टर है, उसका जो सेक्शन है, उसके तहत भी वो ये कहता है यूएन कि किसी भी देश के अंदर लिंग्विस्टिक यानी भाषाई तौर पे, रिलीजियस यानी ही मजहबी तौर पे टोटल पॉपुलेशन का 1.5% यानी 1.5% जो होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा। हमने कहा उसको ही लागू कर देते, लेकिन क्योंकि आपका एजेंडा सत्ता में था और सत्ता में उन ताकतों को मजबूत करना था जो हमें वोट देता है और इस देश को समाप्त करता है, उसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं, उसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और 1995 में आपके यहां वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और 2013 में मनमोहन ने जाते जाते उसको पार्लियामेंट में एक कानून बना दिया। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट की एक ही धारा बताता हूं, आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और नहीं आपको यकीन हो, जाइए पार्लियामेंट में ढूंढिए और कहिए वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 क्या है, सेक्शन 40 पढ़ लीजिए। हम कहां कहां लड़े मेरे भाई, हमारे पास तो कोर्ट में देने के लिए अब जो छपते हैं कागज, उसके लिए भी पैसे नहीं है, केस फाइल करने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम सब छोड़ के आए हैं और इस काम में पैसा कमाने नहीं आए। हम कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है। 2013 में एक कानून बना, जो अमेंडमेंट थे उसे अब संसद ने कानून का अमली जामा पहना दिया। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 ये कहता है कि वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के जाहिलों की जो संगठन है, निपट जाहिल लोग हैं उसमें, सिवाय नमाज पढ़ने के अलावा कुछ नहीं पढ़ते, उनको यह ताकत दी गई है, वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के 2 लोग अगर वो इस हॉल में आए, इस हॉल के मालिक से बात करें और कहें कि इस जमीन को हमारे बाप दादाओं की जमीन थी और ये जमीन वक्फ बोर्ड के अंदर आती है, इसे आपको खाली करना है, तो आप कहेंगे ये कागज दिखाएं, आप यही करेंगे शरीफ आदमी? नो, वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के 2 लोगों को यह अधिकार है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंदौर को ऑर्डर करेंगे, रिक्वेस्ट वर्ड नहीं है, they will order the district magistrate to vacate this place within 24 hours and district magistrate has to comply this order and report to the वक्फ बोर्ड। और उसके बाद आप बाहर बैठ के इस लड़ाई को लड़ने के लिए वक्फ बोर्ड की जो लीगल टीम है उसके सामने, जो चोर है, जो मर्डरर है, जो कातिल है, फिर उसके सामने आप उनसे कहेंगे कि ये मेरी जमीन है, वो कहेंगे ये जमीन आपकी नहीं, फिर आप कोर्ट जाइए, तब तक इस जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी की हो गई। इसे कहते हैं साइलेंट लैंड जिहाद। 1947 में देश नहीं बटा था, हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं था, उन्हें इस मुल्क को लेना था, डायरेक्ट एक्शन उन्हें करा। सैयद सोहराब वर्दी जो यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग का पहला डायरेक्ट एक्शन बंगाल में हुआ। 11,000 हिंदू बच्चे बच्चियों मर्दों को काट दिया था, 1 महीने तक सड़कों पे ऊपर लाशें पड़ी हुई थी। 16 अगस्त 1946 की घटना है, 1 साल बाद पाकिस्तान बन गया। ये पाकिस्तान में लैंड गई है आपकी, और जो बची हुई लैंड आपके पास है, जिसे आपको बड़ा गर्व होता है, हम 100 करोड़ हैं, छोटी छोटी 100 गज 200 गज के लिए लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहा है, वो तो बड़े एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। वो इसके लिए लड़ ही नहीं रहे कि राष्ट्रपति भवन तुम्हारा है, ये संसद तुम्हारी है, ये बड़े बड़े घर जो आप बना रहे हैं, आपको बड़ी गलतफहमी है कि ये आपके हैं ना, क्योंकि आपको आदर्श में जीने की स्थिति में रहना चाहते हैं। ये आदर्शवाद जब भी अच्छा है जब समाज और व्यवस्था आदर्श हो। न समाज आदर्श है, न व्यवस्था आदर्श है। यहां वही ताकतवर है जो किसी का खून कर सकता है, जो किसी की जमीन छीन सकता है। आप कानून में जाइए ना, आपकी कोर्ट क्या लग्जरस है।
देश का पहला ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। लेकिन हिंदूवादियों को यह लगता, अरे चलो यार, चलो कुछ पिंड छूट गया, 47 में पाकिस्तान बना, लोगों ने कहा चलो मुसीबत खत्म हो गई, अब हम आराम से रहेंगे। 70 साल बाद इस देश में 700 से ज्यादा पाकिस्तान भारत की धरती में है। भारत सरकार का और राज्य सरकार का ऑफिसर उनके इलाकों में बिजली का बिल लेने नहीं जाता। 700 बता रहा हूं किन की, उंगलियों पे गिन लीजिए। आप चुनाव जीते एक अलग बात है, हार जीत अलग है, लेकिन यह राष्ट्र आज भी सोना चाहता है। बहुत अमीर लोगों के पास रास्ता है, वो अमेरिका चले जाए। कितने लोग चले जाएंगे अमेरिका, कितने लंदन चले जाएंगे, कितने ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे? इसका मतलब है आपको सिर्फ अपनों से मतलब है, इस धरती से कोई लेना देना नहीं है। कोई सुभाष, कोई सावरकर नहीं पैदा होने वाला, कोई भगत सिंह नहीं आने वाला, आप ही को लड़ना है। आप छोटी सी जमीन पे सगे भाइयों में खून कर देते हैं, लेकिन देश की जमीन को आपने ऐसे बांट दिया जैसे फ्री में आपने किसी को दे दिया, और आज भी आप ये कर रहे हैं। इसलिए इस्लाम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, अकॉर्डिंग टू द कुरान, ये जो मज़ारें हैं, ये जो कब्रें हैं, ये इस्लाम में हराम है। मज़ार नहीं बन सकती है, कब्र नहीं बन सकती, ये हराम है। अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, मस्जिदें इस्लाम में पवित्र स्थल नहीं है। मॉस्क इज नॉट ए सैक्रेड प्लेस। मॉस्क वैसे ही है जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, वो मस्जिद तोड़ करके सड़क चौड़ी करने के लिए बना दी जाती है। लेकिन भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ये तमाम सारी चीजें एक लंबे एजेंडे के तहत कैसे इस देश की धरती को अपने कब्जे में लिया जाए। इसलिए नारा कश्मीर से ऐसे नहीं उठता है कि इस बार हिंदुओं को तय करना है कहां जाना है, हम यहां से नहीं जाने वाले हैं, वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर जिहाद चल रहा है, ये सड़कों पे चल रहा है। 95 से 2013 और आज 2021 हो गई। जरा अपने आसपास जाके देखिए, देश के हर नेशनल हाईवे के ऊपर यकायक जने कौन साला बाबा मर जाता है और उसकी पीर की बाजार बन जाती है, रातों रात बन जाती है। सरकारी जमीनों पे रातों रात मस्जिदें बन जाती हैं। और आप क्या कहते हैं? उनके पूजा स्थल की जगह है। उनके पूजा स्थल की जगह नहीं है, पूजा स्थल नहीं है मस्जिद। अगर पूजा स्थल होता तो प्रॉफिट मोहम्मद जिस बिल्डिंग में आते थे, क्योंकि वो एक जिस औरत के पति थे, खतीजा उनकी जो पहली बीवी थी, जो बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, ये तो एक फटीचर आदमी था जो मदीना से मक्का गया, खाने पीने तक तो नहीं था। इनके माता पिता की डेथ हो गई थी, इनके दादा परदादा ने इनको पाला था, दादा दादी ने। ये चले गए। वो 45 साल की बेचारी एक विडो लेडी थी, बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, उनका बिजनेस भारत से होता था। उनके ऑफिस में काम किया, इनके बीच में अफेयर हो गया, शादी हो गई। उन्हीं से सिर्फ एक बेटी थी, फातिमा। बाद में 13 शादियां उन्होंने की, और तीसरी बीवी उनका आयशा नाम है, जिसको आप 7 साल की है। आप सोचिए, वहां से वो पूरी कहानी चल रही है, लगातार चल रही है। आप पता नहीं कौन सी गफलत में है मेरे भाई, आपके हाथ में कुछ है नहीं, इसलिए क्योंकि 100 रुपए पेट्रोल हो जाएगा। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं, आप इस बात से यह मतलब न लगाएं कि इस पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले तय करो कि घर बचाना है या पेट्रोल की कीमत बचानी है। क्या तय करना है, यह आपको तय करना। आपको वो क्षण नहीं पता, मैं तो वहां पैदा हुआ हूं जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था। इसलिए जो कुछ मुझे स्क्रीन पे नजर आता है वो मुझे हर रोज होता हुआ नजर आता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी निगाह से न देखें, मेरे तथ्यों को ध्यान में रख के देखें। आपको बड़ी पिक्चर 70 mm में नजर आने लगेगी कि ये सिर्फ एक लंबी तैयारी है और हम किसी गफलत में हैं। आज दिन निकाल दिया, 2 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, ये सरकार चली गई, वो सरकार चली गई। आप कोई धरना इस देश में नहीं देना चाहते। हर आदमी फेसबुक पे चाहता है, आर सिंह साहब आप बात, हमसे लोग ऐसे बात करते हैं, कुछ लोग जैसे हम मोदी हमसे पूछ के रात में सोता हो। आप मोदी से बात करिए, वो परवाह न्यूज़ पे कानून नहीं ला रहा। मैं सोचता हूं किस दुनिया में रह रहे हो यार।
हमने उसे टीवी पे देखा है, सामने देखा ही नहीं कभी बेचारे, और हमारी ये हैसियत नहीं, लेकिन फिर भी हमारी इतनी बड़ी हैसियत समझते हैं। भाई मोदी कुछ नहीं करने वाला, मोदी संविधान से बंधा है, उसके बीच में भी वो ऐसे काम कर रहा है जो आपने सोचे नहीं थे। उसे उतना ही करने दो, अभी सब कुछ ठीक नहीं है। 370 और 35 पे हटाने से पहले चचा ट्रंप को कॉन्फिडेंस में ले लिया था, तो चचा बोले नहीं, और चचा नहीं बोले तो उनके चमचे फिर बोले नहीं तो आपके यहां तो 2 मिनट में इंटॉलरेंस हो जाती है। इसलिए लार्जर इंटरेस्ट में देखिए, ये देश का पहला प्रधानमंत्री है, मेरा निजी तौर पे उनसे कोई वो नहीं, लेकिन हम लोग तारीफ करने में बड़े कंजूस लोग हैं। जब तारीफ करनी हो तो दिल खोल के कीजिए, उसका मॉरल सपोर्ट बढ़ाइए। आपके उससे अर्थव्यवस्था पे क्या डिफरेंसेस हैं, फलाने पे क्या डिफरेंसेस हैं, वो आपके रहेंगे, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कम से कम जो काम वो राष्ट्र के लिए कर रहा है उस पर तो कम से कम सपोर्ट करिए। ये सोचिए कि आज क्या बात है कि पूरे देश में लोग बोल रहे हैं हम आप सब देश में ये आंधी क्यों चल रही है, 14 से पहले क्यों नहीं हो रहा था। यही बहुत बड़ा फर्क है भाई। उसने तो 370 हटाई और इस तरीके से हटाई कि अंदर वालों का भी मुंह बंद और बाहर वालों का भी मुंह बंद। 35 हटी, उसी के रहते जज साहब तो पुराने थे, क्या नई बात हो गई, कोर्ट का रंग बदल गया था क्या, या गेरुआ रंग पहन लिया था। जब उनको लगा, आप ध्यान दीजिए इस बात को, ये छोटी सी बात है, 2014 में जब आपने वोट दिया था तो लोग ये समझ रहे थे कि ये कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा है, इसलिए वोट दे दिया था। हिंदू समाज बड़ा आइडियल है, अपने हीरो के अंदर जरा सा भी कहीं कोई काला रंग नहीं देखना चाहता, कोई धब्बा नहीं देखना चाहता। वो अपने हीरो को भगवान मानने लगता है, उसे साधु संत समझता है। साधु संतों का जो काम है उन्हें करने दीजिए। राजनीति की जो चालें हैं, जो उसका शातिर खिलाड़ी हो उसी को जिताइए। और जब आपने जिताया तो शातिर खिलाड़ी ने वो सारे काम किए जो आप चाहते थे। इसलिए राजनीतिक लोगों से राजनीति की उम्मीद कीजिए, उनसे एक आदर्शवाद, एक महापुरुष, एक साधु की तरह मत कीजिए। और जब आपने ये बदला तो उसका फर्क ये हुआ कि पूरी दुनिया ये समझ गई कि 2014 में तो बाई एक्सीडेंट आ सकता है, लेकिन इसी समाज ने 2019 में बची कुची ताकत और दी है और कहा कि और मारो। और जब आपने 19 में दिया तो 370 भी हटी। भगवान राम के मंदिर का फैसला ऐसे ही नहीं आया, उनको लग गया जज साहब को, जो रोज काले रंग की किताब लेके आते थे, कहते थे भगवान राम तो काल्पनिक है, भगवान राम का जन्म कहाँ है। उनको पता चल गया कि सनातनी बदल गया है, जिस आदमी को दोबारा चुना है 24 में कहीं इससे ज्यादा ना जाए, इससे पहले फैसला दे दो। फैसला दिया, इसलिए फैसला हुआ, तथ्यों का सहारा लिया गया। तथ्य तो पहले भी थे, तथ्यों में क्या बदल गया था 1992 से? कुछ तो नहीं बदला था, कुछ बदल गया था, मुझे बताइए। उन्हीं तथ्यों पे दिया। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, समाज राष्ट्र बदलता है तो देश को चलाने वाली व्यवस्था के अंग को पता चल जाता है कि राष्ट्र में जो राष्ट्रवादी हैं वो बदल गए हैं, इसलिए फैसले एक के बाद एक आते हैं। इसलिए आपकी भूमिका बड़ी है, आपकी भूमिका ज्यादा है। इसलिए यह मत समझिए कि आपने सरकार बदली है। मानिए कि हमारे छोटे मोटे ठेका, हिंदू, ब्राह्मण, दलित, ये वो सब चलता रहेगा, खूब चलाइए। आपको अपनी जाति का अगर दंभ है, घमंड है, कोई बुरी बात नहीं है। अपनी जाति को, अपनी पहचान को अपने घर की चौखट के अंदर रखिए। अपनी बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, किस गोत्र में करनी है, यह आपका निजी मामला है। जिस दिन भी घर की देरी और चौखट पार करें, अपने आप को सनातनी मानिए, सब समाप्त हो जाएगा। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप बदलेंगे, दुनिया की हर ताकत बदलेगी। वो जो आदमी घूम रहा है पूरे दुनिया में, ऐसे ही नहीं घूम रहा है, उसने अपनी पहचान पर मुझे और आपको, हम घर से निकलते यार तिलक लगा ले यार, वो मैं जाऊंगा रफीक भाई से मिलने, वो पता नहीं क्या सोचेंगे, रफीक भाई क्या सोचेंगे, इसलिए हम नहीं लगाएंगे टीका। देश की सरकारों को यह बीमारी लग चुकी थी।
इसलिए अगर आपको इंस्पायरेशन भी लेनी है तो उस आदमी से लीजिए जो उस भंवर में बैठ करके भी अपनी पहचान पे नहीं शर्मा रहा है, कह रहा है ये मेरा दायित्व है कि संविधान से देश चलाऊंगा, संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं होने दूंगा, लेकिन मेरी पहचान ये संविधान तय नहीं करेगा। इसलिए वो जीता, चुनाव जीता। अगर उसका दिल है मंदिर जाने का तो मंदिर गया, खुले ऐलान से गया, चुनाव जीता। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में गया, 8 घंटे की पूजा के बाद ऐसा लगा कि भारत का प्रधानमंत्री अंदर से आया था और बाहर निकला तो कोई संत निकला है। उसने इतने टीके, इतने रुद्राक्ष लगाए, जिनको लगता था सेकुलरिज्म खतरे में, उसने कहा तुम खतरे में हो, सेकुलरिज्म खतरे में नहीं है। किसी को चिढ़ाने, किसी को गाली देने के लिए नहीं था। ये जो सेकुलरिज्म का पाखंड है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर ताजमहल जो है वो भारत की सदियों पुरानी पहचान है, इसलिए हर विदेशी मेहमान को ताजमहल दिया जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति भवन में इफ्तार होगा तभी भारत सेकुलर होगा, ना वहां इफ्तार होगा और न कुछ होगा तभी सेकुलर होगा। बंद हो गए। और ताजमहल के बारे में पूछा प्रणब मुखर्जी से, प्रणब मुखर्जी बेचारे गलती कर गए, उनको पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला था। उन्होंने पूछा कि आप भारत की पहचान के रूप में विदेशी मेहमानों को क्या देते हैं? उन्होंने तपाक से कह दिया ताजमहल। जिस आदमी को जागरूक कौम चुनती है उस आदमी में चलते फिरते राष्ट्र को बचाने की, सोचने की नई नई तरकीबों के आइडिया आते हैं। उनसे कहा कि कल से ताजमहल भारत की पहचान नहीं होगी, तो उसके मुंह देख रहे थे। उसने दुनिया की हर भाषा में, टिम्बकटू की भी भाषा में गीता, दुनिया की बेहतरीन लैंग्वेज और छपाई, और उसी गीता को प्रणब मुखर्जी के होते हुए राष्ट्रपति भवन में रख दी गई और कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आएगा उसी भाषा की गीता उसको भारत में दी जाएगी, और गीता भारत की पहचान है, ताजमहल नहीं है। इसलिए मैं इसके आगे की स्टोरी 2 लाइन में बता के अपनी बात समाप्त करता हूं कि कैसे जब समाज के लोग, राष्ट्र के लोग राष्ट्र के बारे में सोचते हैं तो कैसे पूरी दुनिया का आपके प्रति नजरिया बदल जाता है, कैसे पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है, कैसे देखने का तरीका बदल जाता है। और आप सिर्फ कुछ नहीं करते, गीता बांटना शुरू किया, हर मेहमान को दिया, पुतिन को भी दिया, ओबामा को भी दिया, गलती से पाकिस्तान का आया नहीं, सबको दिया उसने। एक छोटी सी घटना है जिसे आप सोचेंगे टेलीविजन पे देख चुके हैं, नहीं हो तो जाकर देख लीजिएगा। गीता का असर यह हुआ कि हम सनातनियों में सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना ज्यादा होता है, पढ़ते कम है। इसलिए बार बार मैं किताबों के रेफरेंस देता हूं आज की युवा पीढ़ी को, और वो तमाम वो किताबें होती हैं जो किसी राइट विंगर ने नहीं लिखी, कोई उसमें आरएसएस का आदमी शामिल नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कोई खराब लोग हैं, मैंने इसलिए नहीं कहा कि एक नैरेटिव बना दिया गया है। गीता को विदेशी लोगों ने पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा। उसके पढ़ने का असर क्या हुआ कि आपका एक साथी एक ऑपरेशन में पाकिस्तान की सीमा के उस तरफ रह गया। आप सब लोगों ने अभी 3 महीने पहले पाकिस्तान नेशनल असेंबली की वो डिबेट देखी जिसमें एक आदमी, लीडर ऑफ अपोजिशन, चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि बाजवा साहब के माथे पे पसीना आ रहा था, विदेश मंत्री कपकपा रहे थे और बार बार हमसे कह रहे थे कि हमारे ऊपर रहम खाओ। अपोजिशन के लीडर से कह रहे थे हमारी बात मान जाओ, 9 बजे तक अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं हमला होने वाला है। ये चिल्लाते हुए आपने पाकिस्तानी असेंबली में देखा, दोबारा से देखिएगा, उसके पीछे का कारण समझिए। ट्रंप को गीता का पढ़ने वाले के बारे में भी पता था। वो जानते थे कि ये गीता बांटने वाला गीता पे ही आचरण करता है। उन्होंने ही कहा 9 बजे तक छोड़ देना, क्योंकि जो सबसे बड़ी मिसाइल है वो लगी हुई है और इस्लामाबाद निशाने पे है। इसलिए आनंद फानन में छोड़ा उसको, इसलिए नहीं छोड़ा कि साहब दुनिया ने कह दिया। उनको पता था, ये अमेरिका तो कल भी था, ये तो सन 71 में अपना
7वां बेड़ा भेज रहा था। उनकी तो भाषा कुछ और थी। आप बदले, आपने सरोकार बदले, अपने अपने आइडियल बदले, दुनिया का नजरिया आपके प्रति बदल गया। आप अभिनंदन को छोड़ा, और क्योंकि मैं उस मुल्क में 12 साल काम कर चुका हूं, आपको पता है अभिनंदन को लेकर के एक लड़की क्यों आई थी? वो सीन याद है? बाघा बॉर्डर के ऊपर अभिनंदन के साथ में एक फॉरेन ऑफिस की एक लड़की आई थी, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि वहां जिहादी पागलपने की हद तक है, इंडिविजुअल भी कोई ये काम कर सकता था। उनको लगा कि हमने किसी ऐसे आदमी को भेजा तो हो सकता है कि वो यही तो सोचेगा कि मैं मर जाऊंगा, तो अल्लाह की राह में कहीं पागल ना हो जाए और इसके कहीं हाथ ना लगा दे कहीं, इसलिए इस लड़की को भेजो, ये कुछ नहीं करेगी। इतना ज्यादा डर था। आप गीता बांटिए मत, गीता पढ़िए, अपने अंदर के इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को निकालिए। दुनिया में आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, पूरा यूरोप आपके बारे में कह रहा है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा कैंसर है इस्लामिक जिहाद, इस जिहाद को पूरी दुनिया में अगर कोई लड़ सकता है उस देश का नाम है भारत। वो ऐसे नहीं कह रहा, उनकी स्ट्रॉन्ग, उनकी मान्यता आपके इतिहास के ऊपर है। इसलिए अपने अंदर किसी किस्म की कोई कुंठा उंठा मत लाइए, ये सब चलता रहेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम अपने छोटे छोटे ऊंच नीच, इस जाति का उस जाति का, माफ करना। मैं तो आपसे कहता हूं कि जो इस हॉल में ब्राह्मण हैं, मेरी उनसे सिर्फ इतना ही पूछा है, अगर आपको अपने ब्राह्मण होने पे गर्व है तो बताइए कि शास्त्र कहाँ है? कहाँ शास्त्रों की पढ़ाई हो रही है? क्षत्रिय हैं तो बताओ तुम्हारी तलवार कहां है भाई? और यादव हो तो मैं उनसे पूछता हूं कि यादव साहब, आपकी भैंस तो आजम खां खोल के ले गया है। कहां है तुम्हारी भैंस और कहां है तुम्हारी गाय? कहां है तुम्हारा भगवान कृष्ण? तुम कृष्ण के वंशज हो या मुलायम सिंह और लालू यादव के वंशज हो? तय करो किसके वंशज हो। जाति हमारे यहां एक सामाजिक व्यवस्था थी, मजहबी व्यवस्था नहीं थी। हमारे राइटर्स ने जिस तरीके से शिवाजी को पहाड़ी चूहा लिखा, जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को एक बागी बताया गया, जिस तरीके से सरदार पटेल को कहा गया ही वॉज ए कम्युनल लीडर, जितने भी ऐसे टॉप आइकॉन थे, सोच समझ के राज सत्ताओं के दरबारी इतिहासकारों ने ऐसा चित्रण किया है कि आप कभी अपने पुरुषार्थी और बहादुर लोगों को न जाने, और जो 19 साल से गुलाब का फूल लगा रहे थे सिर्फ उन्हीं को जाने। और ये देश उन्हें याद नहीं रखना चाहता था, इसलिए याद रखे तो आपके ऊपर थोप दिया गया कि 14 नवंबर को इसलिए याद रखो कि चाचा नेहरू को बच्चों से विशेष लगाव था, इसलिए बाल दिवस 14 नवंबर होगा। मोदी को कोई नफरत है बच्चों से क्या? लेकिन कैसे? क्योंकि आपके ऊपर थोपा गया। तो 14 नवंबर बाल दिवस है। मैं देश के बच्चों से कभी कभी पूछता हूं, भाई 14 नवंबर को याद करके तुम्हारे अंदर कौन सी बहादुरी की भावना पैदा होती है? कौन सा तुम्हारा पुरुषार्थ जागता है? अगर छोटे छोटे नैरेटिव्स को छोटे छोटे मंचों से ये आज की युवा पीढ़ी जाने, तो 26 दिसंबर मेरे हिसाब से भारत में बाल दिवस होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि 26 दिसंबर क्यों होना चाहिए? आज की युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि जिस लव जिहाद का ये जो दौर चल रहा है, जो कन्वर्जन का दौर चल रहा है, 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। कौन सा? आई एम राइट? 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में मारे गए। साहबजादा जोरावर सिंह 11 साल, साहबजादा फतेह सिंह 6 साल। कभी दिल्ली जाइए तो लाल किले के सामने जो जामा मस्जिद है, जिसमें एक विदेशी बुखारी नाम का आदमी आज भी मौलवी है, वहां जरा जाके देखिएगा और पूछिएगा कि ये क्या जगह है। इसलिए ये तमाम आज की जनरेशन न देखे, उनको पता न चले। साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, ये जो आपके पंजाब में एक जगह है सरहिंद, वहां से हुक्म हुआ कि इनको इस्लाम कबूल करने की दावत दो। दोनों बच्चों से जब उस वजीर ने यह कहा कि इस्लाम कबूल करो, 6 साल के
फतेह सिंह ने उसकी आंखों में आंख डाल के कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। और दोनों के ये कहने की वजह से उन दोनों बच्चों को, ये कल का इतिहास है, करोड़ों साल पुराना नहीं है भाई, दोनों बच्चों को जिंदा जलवा दिया कि उन्होंने अपने धर्म को छोड़ करके मजहब नहीं इख्तियार किया। ये बच्चे जब कहानी पढ़ेंगे तो ज्यादा बहादुर पैदा होंगे। और जवाहरलाल नेहरू की कहानी पढ़ेंगे, जो सुबह सुबह जेल में जब बंद होते थे, अंग्रेजों के खिलाफ वो क्रांतिकारी जो काम कर रहे थे, सुबह सुबह जेल में उनसे ये पूछा जाता था, और जेल भी 5 स्टार होती थी उनकी, और उसमें पूछा जाता था कौन सा अखबार आप पढ़ेंगे आज, और सुबह नाश्ते में क्या लेंगे। ऐसे दलालों ने स्वतंत्र वीर सावरकर को अंडमान की जेल के बाद यह कहा कि इन्होंने तो माफी की चिट्ठी लिखी थी, माफी की चिट्ठी तो नेहरू जी ने लिखी थी, वो सबके सामने आ गई। इसलिए सिर्फ कुछ बड़ा नहीं करना है, अपनी जगह जमे रहिए, बहकावे में मत आइए। हजारों फोर्सेस, इस सरकार को लोग डिसमेंटल इसलिए नहीं करना चाहते कि किसी को मोदी की शक्ल पसंद नहीं है। यह लार्जर लड़ाई है। मेरा मोदी से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी पार्टी में हूं, न जाऊंगा जीवन में, न मेरा कोई सत्ता से लेना देना है। मोदी सिर्फ एक सिंबल है। उनकी चिंता यह है, इसके रहते सनातनी अगर जाग गया तो कब्रों से उखाड़ के औरंगजेब को जिंदा जला देगा। यह समाज न जाने, ये शेख अब्दुल्ला की जो मजार कश्मीर में है, उसके चारों तरफ ब्लैक कैट इसलिए लगे हुए हैं कि कहीं सच्चाई पता चल गई तो इस गद्दार को निकाल के आग न लगा देना, लाइब्रेरी में घुस के उस इतिहास को न जला दे। वो नहीं चाहते, वो कहते हैं ये बनी रहे। इसलिए आपको अलग अलग समय पे झूठे झूठे नैरेटिव, ये सारे धर्म बराबर हैं। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। धर्म साइंस है और मजहब की तुलना सिर्फ मैं ऐसे ही कर सकता हूं, मजहब एक नाली है और धर्म एक समुद्र है। मजहब पैदा होने की डेट है, मजहब के पैगंबर की भी डेट है, मजहब की किताब की भी डेट है। प्रकृति कहती है, संसार ये कहता है, जो पेड़ है, पौधा है, जानवर है, कीड़ा है, मकोड़ा है, जो भी पैदा हुआ है उसका अंत कभी न कभी होना है। मजहब मरते रहते हैं, सनातन ना पैदा हुआ है न मरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।